नमस्कार। राजस्थान के जनपद। राजस्थान स्टेट में जो प्राचीन टाइम में जो जनपद थे वो कौन कौन से थे? आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास क्षेत्र में सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा के अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे, अर्जुनायंस राजस्थान में आकर बस गए। ठीक है। देन मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण कौस्तीय उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद के गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी और जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, मत्स्य में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर आदि शामिल थे। भरतपुर, करौली सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 80 किलोमीटर दूर विराट नगर, जिसे बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। धन विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो कि महाभारत के एक चरित्र हैं, उनसे हुआ। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। ठीक है। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे गौरीशंकर ओझा के मत के अनुसार महाभारत के बाद कुरु यादव जनपद निर्बल हो गया था। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। उसकी राजधानी विराटनगर की समाधि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों के मध्य संघर्ष होता रहता था। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, क्योंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत चीन में भी टसल चलती रहती है। इसी प्रकार चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद उनकी स्वतंत्र हो गए थे, पुनः स्वतंत्र हो गए। और कुछ समय के बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्य शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था।
कुछ भूभाग मौर्य साम्राज्य से इन्होंने इसमें कब्जा कर लिया था, मौर्य साम्राज्य ने। उसके बाद आता है जो इसकी राजधानी थी विराटनगर, उसको भी विराटनगर की राजधानी और विराट अशोक के शिलालेख में प्राप्त हुए मौर्य युगीन के अवशेष मिले हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। जो राजपूत शासक थे उनकी उत्पत्ति कौन कहाँ से मानते हैं, इसके बारे में। हर्षवर्धन मृत्यु 647 ईस्वी के बाद राजनीतिक एकता गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः प्राप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे, राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा, वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत में मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक राजपूत युग मानता है, ये स्मिथ मानता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज की उलझन है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य। डॉक्टर हीराचंद ओझा जी राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखते हैं, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल में ग्रंथों में भी इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य अर्थशास्त्र में, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कदम्बरी के इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसोंग ने हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं को कहीं क्षेत्रीय और कहीं राजपूत लिखा है। और डॉक्टर ओझा का सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में और मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। ये पंक्तियों में हम संबंध में आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिटेल है वो देखते हैं। ये अलग अलग विद्वानों की टिप्पणी है। और जैसे वैदिक आर्यों की संतान, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या मानते हैं, सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षेत्रीय वर्ण या राज्य वर्ग संतान मानते हैं। ठीक है, उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षेत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ बलि में भी उनका विश्वास था। उनको सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक, लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान थे, वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है। ये एक दो और फिर है अग्निकुंड से उत्पत्ति। चंद्रबरदाई क्या बोलता है, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज तृतीय ये कौन से हैं, वो उत्तरायण के युद्ध वाले, मोहम्मद गोरी के टाइम वाले, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूत उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है, आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों से राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते हैं। और वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड में 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी राक्षसों से असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा, प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर, हथियार से सुसज्जित, जिनका नाम चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह के राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं चंद्रबरदाई जी। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा का स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षेत्रीय बौद्ध बन गए थे। प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां शक, हूण, युची आदि को यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रियों में वर्ण में शामिल किया गया। यह कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति करती है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं? सर्वप्रथम D.R. भंडारकर जी ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। फिर ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में भंडारकर जी ने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख किया है, जिसमें वासुदेव चौहान
के उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ की गोहिल वंशों की नागर जाति के ब्राह्मण गुहेतर वंश बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है। गहलोत नागर ब्राह्मण गुहेतर के संतान हैं, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण से भ्रम होता है। राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क का खंडन करते हैं। अलग अलग सभी का अलग अलग मत रहा है। विदेशियों से संतान बताते हैं कुछ, जैसे राजस्थान के इतिहास के लेखक जेम्स टोड यह अपना लेके चल पड़ा राजपूत शासक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाण करने का प्रयास किया। उनका मत यह है कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन जाते हैं तो उन्हें अग्निकुंड संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया। टोड ने राजपूतों का शक व सीथियन प्रमाणित करने के तर्क दिए। राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियंस और हुणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अंतर दोनों जातियां एक ही। प्रसिद्ध इतिहासकार V.S. स्मिथ ने लिखा है, राजपूत की जाति 8वीं-9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई। स्मिथ राजपूतों को हुणों की संतान बताता है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों को शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों आने से पूर्व ही भी प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत के वैदिक काल से ही प्रचलित है और अश्वमेघ यज्ञ में यहाँ पहले से भी ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्य के साक्ष्य में प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण हमें प्राप्त होते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। इसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, ठीक है, जिसमें विदेशी रक्त सम्मिलित है। यह भी स्थापत्य सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई, स्थापित रूप से यहीं निवास करने लगी। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज में उन्हें समय में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन वह यह सत्य इतिहास में उन्होंने महाकाल क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। राजस्थान के प्रमुख राजपूतों के वंशज, ये हम अगले वीडियो में